नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम स्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स के स्पाइस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा आनुवंशिकता एवं वातावरण यानी सीडीपी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। शुरू करेंगे आज इस क्लास को। उसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो हैं वो आपको हम प्रदान कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड इंट्रेंस का जो फॉर्म है वो अभी चल रहा है। तो जो भी बच्चे बीएड के बीएड करने के इच्छुक हैं उनको सर्वप्रथम बीएड के इंट्रेंस का फॉर्म फिलअप करना चाहिए और उसके बाद में उनकी उसकी परीक्षा में बैठ करके इंट्रेंस देना चाहिए। और रैंक के आधार पर ही उनका चयन किया जाता है या रैंक के आधार पर ही उनको विद्यालय मिलता है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लायक हैं या नहीं हैं, या आपकी रैंक तय करती है। इसलिए सभी के सभी बच्चे जो भी आप सभी तक तो बीएड किए हुए हैं, अगर आपके भाई बहन या आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी बीएड के थ्रू टीचर बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जो दृष्टया आप कह सकते हैं कि जो प्रथम चरण होता है उसमें फॉर्म फिलअप करना होता है, जो अभी चल रहा है। करिए और आगे बढ़िए। खैर चलिए, आज का आपका स्वागत है। और इसके साथ साथ में ये एक छोटी सी सूचना हम आपको दे देना चाहते हैं। आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे सीटेट जो हमारा है उसके कोर्स का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने आपको कई बार कहा है कि जो 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 सूचनाएं हैं, जो बातें हैं, वो सीटेट इस बार जुलाई में होने के काफ़ी पक्ष में जा रही हैं। यूँ इतना जल्दी अपने आंसर की का आ जाना, इतनी जल्दी रिजल्ट का घोषित होने के लिए एक अटकलें लगाई जाना, कहीं ना कहीं ये एक पूरी तरीके से इशारा कर रहा है कि जो हमारा सीटेट है वो अभी जुलाई 2023 में होने के लिए लगभग तैयार है। तो इसलिए हमने इसके उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सीटेट 2023 का कोर्स हम पूरी लर्नर्स की टीम में लॉन्च किया है, जो कि 499 यानी 499 में अवेलेबल है यूट्यूब की, या आप कह सकते हो अभी तक की किसी प्लेटफॉर्म की सबसे कम फीस पर। कई बार लोगों को संशय होता है क्या सर आप पूरा कराएंगे, तो हम आपको बता दें पिछली बार भी हमने एक इंडिविजुअल कोर्स लॉन्च किया था सीडीपी का। उस पर मैंने पूरा कोर्स बच्चों को कराया और बच्चे कहीं ना कहीं सफल हुए और फीडबैक बहुत ही अच्छा आया। इसलिए आप निसंकोच होकर बिल्कुल हम पे विश्वास करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। बात रही फीस कम क्यों है, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हमने एक बहुत बड़ी टीम को सेटअप नहीं कर रखा, इसलिए हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो जितने हैं, हम चाहते हैं कि छात्रों से सिर्फ उतना ही पैसा लिया जाए जिसमें हमारा काम चले, जिसमें हम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ क्रमबद्ध करने की कोशिश कर पाएँ। सिर्फ इसलिए ये फीस कम है। कोई यह न सोचे कि फीस कम है तो हम उस पर नोट्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे या बीच में क्लास छोड़ देंगे, क्या सर कोर्स पूरा कराएंगे। इस सारी की सारी अटकलें लगाना आप बंद कर दीजिए। इसमें आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, 50+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 50+ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। टीचर का ब्यौरा इस प्रकार है कि मैथ जो है वो आपके शिव सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। सीडीपी, संस्कृत और हिंदी का सेक्शन मेरे द्वारा यानी शशांक सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ईवीएस और साइंस का जो मैटर है वो विपिन सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश जो है हमारे जितेंद्र सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और सोशल साइंस जो कि जूनियर लेवल के लिए है वो हमारे साथ में अशोक पाल सर हैं, उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो इस हिसाब से टीचरों का ब्यौरा है। आप निसंकोच होकर के बिल्कुल आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुहिम पर जुड़ सकते हैं और कम से कम फीस पर आप पूरा का पूरा सीटेट पढ़ के सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है और हमारे बहुत सारे बच्चों का भी एक्सपीरियंस रहा है। इस बार हमारा हाईएस्ट स्कोर 140+ तक जाने की संभावना है और जब रिजल्ट आपके सामने होगा तो हम आपको विधिवत रोल नंबर सहित हम आपको ये बात जरूर दिखाएंगे। आगे चलते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं आशीष सर से बातचीत कर सकते हैं और उनसे किसी भी पहलू को आप पूछ सकते हैं और फिर कोर्स में जल्दी से जल्दी एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लासें बहुत ही जल्द शेड्यूल होने वाली हैं। जैसे कि और ये जो हमारी जो फीस है 499 प्रथम 100 बच्चों के लिए है, क्योंकि इससे ऊपर बच्चा होता है तो व्यवस्थाएं चूँकि हमें एक्सपेंड करनी पड़ेंगी तो हम फीस को भी एक्सपेंड करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये बात समझ आई होगी और आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स पर एनरोल जरूर कर लेंगे। ये है डियर लर्नर्स की सोशल मीडिया साइट्स। यहाँ पर आप जुड़ करके डियर लर्नर्स की सोशल मीडिया साइट से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इस चैनल पर
प्रतिदिन सारा दिन आप कर सकते हो, पूरा का पूरा होल डे कुछ चलती रहती है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस करने के बड़े इच्छुक हैं वो यहाँ पर जुड़ करके प्रैक्टिस पूरा दिन कर सकते हैं। चलते हैं आगे, आज अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है आनुवंशिकता एवं वातावरण, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब अगर हम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात यही कर लेते हैं कि आखिर हेरिडिटी क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है। देखिए, जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। दो चीज़ों से मिलकर यानी कि इसका जो पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है, आप जो चरित्र देखते हैं, आप जो स्वभाव देखते हैं, आप जो इसमें काम करने की क्षमता देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से है। पहला है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, यानी जिसको आप कहते हो वंशानुक्रम, हेरिडिटी है, और दूसरा है हमारा पर्यावरण। यानी कोई भी बच्चा दो प्रकार से बनता है, तो वो अपने माता पिता के दिए हुए गुणों से बनता है, और दूसरी बात है वो किस माहौल पर पल बढ़ रहा है, किस माहौल पर रह रहा है, इस पर ज़्यादा उसको डिपेंड करना होता है। तो दो ही प्रकार से मनुष्य के जीवन के दो फैक्टर होते हैं। अब अगर बात करते हैं, हम समझ गए ना कि मनुष्य दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो आनुवंशिकता यानी जो उसके पूर्वजों से, जो उसके माता पिता से जो उसको गुण मिले हैं, तो वो हो गया। और दूसरा वो कहाँ पल बढ़ रहा है। भाई दो ही चीज़ों का परिणाम तो हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी दुनिया में है, वो सिर्फ दो चीज़ों का परिणाम है। वो अगर आज सफल है तो भी दो चीज़ों की वजह से, अगर वो असफल है तब भी दो चीज़ों की वजह से। एक तो वो चीज़ें जो उसके माता पिता से उसको मिली हैं, और दूसरी बात ये है कि वो किस माहौल पर पल बढ़ रहा है, कैसा उसको भोजन मिल रहा है, कैसा उसको पानी मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश कितना मिल रहा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसका घर परिवार कैसा है, इस बात पर मनुष्य का पूरा चरित्र डिपेंड करता है। तो हम शुरुआत करेंगे वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता से। दोनों चीज़ें एक ही बातें हैं, और हेरिडिटी दोनों की अंग्रेजी भी होती है। तो जैसे कि उस दिन मैंने बताया भी था कि मैं अपने टीचिंग पर, मैं अपने पढ़ाने में इंग्लिश के शब्दों को भी, अब इंग्लिश को भी बराबर उतना ही दर्जा दे रहा हूँ जितना कि हिंदी का दर्जा है। तो याद रखिएगा कि क्योंकि इंग्लिश अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि हमारे जो हमारी CDP है, हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, यहाँ पर ज़्यादातर हमारे आप विदेशी वैज्ञानिक ही पढ़ते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इंग्लिश को शामिल किया जाए और इसको बड़ा रोचक बनाया जाए। आप देख रहे हैं लिखा है द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड बाय पेरेंट्स ऑफ दियर स्प्रिंग्स आर नोन बाय द नेम ऑफ हेरिडिटी। वे समस्त जैविक या मनोवैज्ञानिक गुण जो माता पिता द्वारा उनकी संतानों में आते हैं उन्हें आनुवंशिकता कहते हैं। प्रश्न उठता है, सर जी कैसे आते हैं? तो कैसे का जो उत्तर है ये है कि जब बच्चा एक जाइगोट के रूप में होता है, आप कह सकते हो कि महिला का ओवम और जो मेल होता है इसका स्पर्म मिल करके एक जाइगोट बनाते हैं, और उसी समय DNA के माध्यम से बच्चे के अंदर ये गुण पनप जाते हैं धीरे धीरे करके। इसे लिखा है वे जैविक या मनोवैज्ञानिक गुण, और गुण ही आते हैं चूंकि केवल DNA की प्रिंटिंग आती है, केवल DNA आता है, क्रोमोसोम्स आते हैं। मनुष्य में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं, तो वही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पर्म और जाइगोट के जो मिलन होता है उसी से आते हैं। तो उनके जो संतानों में आते हैं उन्हीं को हम हेरिडिटी कहते हैं, उन्हीं गुण। अच्छा, हेरिडिटी क्या है? तो आप कहोगे वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही जो बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वही जो गुण हैं। तो और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी एक चीज़ है जो ज़बरदस्ती मनुष्य के अंदर घुसा दी जाती है, ऐसा नहीं है। केवल और केवल DNA के माध्यम से, DNA में होते हैं हमारे गुणसूत्रों में होता है DNA, और वही DNA ट्रांसमिट होता है एक आप कह सकते हो एक वंश से दूसरे वंश पर, या माता पिता से बच्चों पर, बच्चों से उनके बच्चों पर, उनके बच्चों से उनके बच्चों पर चलता रहता है। ठीक है, यह है वंशानुक्रम। अब अगर बात आती है, देखो लिखा है हेरिडिटी ट्रेड्स एंड आर इनेट एंड दे आर प्रेजेंट एट बर्थ। अच्छा, जो हेरिडिटी होती है ये बच्चे में जन्म से उपस्थित होती है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, ये कभी भी इसको मॉडिफिएबल नहीं है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको आप सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि DNA की जो प्रिंटिंग है DNA को ठीक नहीं किया जा सकता है।
जिस दिन डीएनए को ठीक करना संभव हो गया उस दिन हर व्यक्ति के घर में रतन टाटा ही पैदा होगा, क्योंकि जो डीएनए होता है उसको बनाना बड़ा आसान होता है। मगर मैं आपको सीधा सीधा बात बताऊं तो रतन टाटा के एक सेल्स से लेकर के उनका एक डीएनए लिया गया, उसी की प्रिंटिंग बना ली गई और सबके डीएनए बदल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और न ही ऐसा करना अभी तक संभव हो पाया है। इसलिए ये कैसे हैं, तो ये जब मैंने कहा कि अब ये बदल नहीं सकते, इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो हेरिडिटी इज स्टैटिक यानी आनुवंशिकता स्थिर होती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए पर्यावरण कैसा है, यानी एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये है डायनेमिक, क्योंकि बदला जा सकता है। आज मान लीजिए आप बहुत ही खराब माहौल में रह रहे हैं, आपको उठा करके किसी अच्छे माहौल में शिफ्ट किया जा सकता है। आज आपके पास पैसा आ गया है तो आप लो सोसाइटी से हाई सोसाइटी पर जा सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने डीएनए को बदल सकते हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है, यानी यह आप नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ से एक प्रश्न पकड़ सकते हैं कि सर जी हेरिडिटी इज स्टैटिक यानी आनुवंशिकता स्थिर होती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपने कहा ठीक है। तो 3-4 बातें निकल के आई कि हेरिडिटी कैसी होती है। ये जन्मजात लक्षण होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य में वे कौन से लक्षण हैं जो मनुष्य के जन्म से उपस्थित होते हैं, तो उनको आनुवंशिकता कहते हैं, उनको आनुवंशिक गुण कहते हैं जो व्यक्ति में जन्म से ही उपस्थित होते हैं। और चूंकि हेरिडिटी को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो कैसी होती, स्थिर होती, स्टैटिक होती है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम एक आध परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। तो जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से, अब देखो ये परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि आपसे पूछा गया कि बताइए शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता, यानी हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, माने संतानों में ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, वही आनुवंशिकता है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर वही परिभाषाओं को शामिल करने की कोशिश की है जो परिभाषाएं एक आध बार कहीं ना कहीं पूछी गई हैं, तो उन्हीं को मैं शामिल करने की बराबर कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको बात जरूर समझ में यहाँ पर आएगी कि जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है। तो जेम्स ड्रेवर की ये परिभाषा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगर आगे हम सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है इसको हम कहते हैं वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ की जो परिभाषा है वो क्या है, तो आप कहेंगे वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे वुडवर्थ साहब हैं ये आनुवंशिकता के बारे में कहते हैं कि आनुवंशिकता उन सभी कारकों को शामिल करती है जो व्यक्ति में मौजूद होते हैं। आनुवंशिकता उन सभी कारकों को शामिल करती है जो व्यक्ति में मौजूद होते हैं। वह जन्म के समय नहीं बल्कि जन्म से लगभग 9 महीने पहले गर्भाधान के समय ही जीवन के से शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं है कि ये जो हमारे जो आनुवंशिक गुण होते हैं ये जन्म की बात नहीं होते, मैंने कहा जन्मजात ये गुण है, यानी जन्म के समय ही व्यक्ति में उपस्थित रहते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो इन गुणों के साथ ही व्यक्ति जन्म लेता है। इसका मतलब ये है कि आनुवंशिकता जो है वो उन सभी कारकों को शामिल, तो वुडवर्थ ये बताते हैं, कुल मिला के वुडवर्थ का ये कहना है कि प्यारे भैया 9 महीने पहले ही, जन्म के 9 महीने पहले ही जब कॉन्सेप्शन पीरियड चल रहा होता है, जब गर्भाधान का मामला चल रहा होता है, उस समय ही ये जो हमारे आनुवंशिकता के जो लक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर पनप जाते हैं। अब देखिए आनुवंशिकता जो है इससे प्रभाव क्या क्या पड़ता है, इसके नियम क्या क्या हैं, क्योंकि देखो आनुवंशिकता के भी नियम होते हैं और जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक मैंने 2 परिभाषाएं हैं, तो बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन 2 ही लिखाई हैं क्योंकि 2 ही ज़्यादातर पूछी गई हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 2 ही लिखाई हैं। अब देखिए आप बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के नियम। तो आनुवंशिकता के अगर नियमों की बात किया जाए तो कुल टोटल 3 नियम हैं आनुवंशिकता के। अब वो नियम कौन कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहला नियम है वो होता है समानता का नियम, यानी लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। समानता, रिजेम्बलेंस क्या होता है? देखिए अब आप अगर आपसे हम कहना चाहें तो आप यही बात कहोगे कि सर जी देखो एक बात बताते हैं हम आपको कि अगर मान लीजिए कोई अगर लड़का है या कोई भी लड़की है, कोई भी बच्चा है, तो वो अपने माता पिता के जैसा ही होता है,
क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है, ये होता है बताओ किस पर गया है, तो कुछ कुछ कहते हैं कि माता पर गया है, तो कुछ कहते हैं पिता पर गया है। तो ये आनुवंशिक, भाई अगर आनुवंशिकता ना होती तो आपका बच्चा जो भी है, या मान लीजिए कि जो भी, मान लीजिए हम हैं या आप हैं, हम अपने माता पिता के जैसे कैसे दिखते हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो उनसे सीधा हमारे अंदर आता है, जिसकी वजह से हम उनकी तरफ दिखना शुरू हो जाते हैं, उनकी तरह हम बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी तरह हमारा व्यवहार हो जाता है। यही तो आनुवंशिकता है। तो पहला जो नियम है, पहला नियम आनुवंशिकता का है समानता का नियम। तो लिखा है दिस इज मीन दैट जस्ट एज देयर आर मदर एंड फादर सो आर देयर चिल्ड्रन। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे। यहाँ तक कि गुणों तक का ट्रांसमिशन होता है, याद रखिएगा। अगर कोई चोर है तो चोर का बच्चा चोर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी सीधी बात है, जैसे माता पिता होंगे, जैसे माता पिता के गुण होंगे, माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, माता पिता काले हैं तो बच्चा भी काला होगा, माता पिता अगर शरीर ज़्यादा है तो लगभग 90% तक संभावना ये है कि बच्चे का भी शरीर ज़्यादा हो सकता है। माता पिता की लंबाई ज़्यादा है तो बच्चे की भी लंबाई ज़्यादा होगी। अगर माता पिता कम कम बोलते हैं तो बच्चा भी शांत स्वभाव का होगा। अगर माता पिता ज़्यादा बोलते हैं, बड़े मिलनसार हैं, तो बच्चा भी बड़ा मिलनसार और बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तुमने सुना होगा डॉक्टर के घर डॉक्टर पैदा, अरे उसको माहौल वैसा मिला। एक तो पहली बात तो जीन है डॉक्टरों के, और दूसरी बात है उसके घर में इंजेक्शन की बातें जमाने से हो रही हैं, तो उसको इंजेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। अब जिसके घर में ये नहीं हुआ है उसके पास में समस्या है, क्योंकि पहली बार इंजेक्शन सुना है उसने। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस का मतलब होता है जैसे माता पिता होंगे वैसे बच्चे होंगे। अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप कह सकते हैं कि चोर का बच्चा चोर हो सकता है, इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि गुणसूत्र, क्योंकि जो आनुवंशिकता है वो कहाँ से आई है? तो बाप से ही तो आई है। तो जब बाप चोर हो सकता है तो बेटा चोर क्यों नहीं हो सकता? देखिए, आप कहेंगे सर सब तो नहीं होते, तो इसके लिए नियम है दूसरा। सब नहीं होते हैं या कुछ ही होते, उसके लिए नियम है दूसरा। आप सिर्फ केवल फॉलो करते चलिए। 3 नियम है ना अपने पास में। तो चोर का बच्चा चोर हो सकता है, माता पिता शांत स्वभाव के हैं तो बच्चे भी शांत स्वभाव के होंगे, लगभग ये तय होता है। और आप कहेंगे तो एक्सेप्शन होते हैं, इसके लिए एक नियम बना हुआ है जो कि हम अभी नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माता पिता शांत स्वभाव के हैं तो बच्चे भी शांत स्वभाव के होंगे। यदि माता पिता का कद छोटा है तो बच्चों का भी कद छोटा होता है, ऐसा होता है जनरली, आप सामान्य तौर पर यही पाते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि चलो ठीक है, आपने एक नियम बता दिया कि देखो लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस जो होता है, समानता का जो नियम होता है, उसमें जैसे माता पिता वैसे बच्चे होते हैं। मान लो सर जी माता पिता जैसे हैं वैसे बच्चे नहीं हुए, फिर भाई जरूर, भाई देखो ऐसा है कि माता पिता गोरे हैं बच्चा काला हो गया, तो बात तो वही है ना कि मान लीजिए सर जी अगर वैसे नहीं हुए तो क्या होगा? इसके लिए अब बहुत बार ये होता है कि लोग कहने लगते हैं पड़ोसी का है, तो ऐसी बात नहीं होती है। उसमें असल में होता यह है कि कई पीढ़ियों के लक्षण, जैसे कि मान लीजिए किसी के दादाजी हैं या दादाजी के बाप हैं, तो 3-4 पीढ़ियों तक के जो गुण होते हैं वो ट्रांसमिट करते रहते हैं। धीरे 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 हो सकता है कि जो दादाजी हों वो बहुत लंबे हों लेकिन दादी लंबी ना हो, तो जो पिताजी हैं उनमें दादी के लक्षण आ गए, दादा के नहीं आ पाए हैं। लेकिन वही जब हम पैदा हुए आगे चलकर, तो वो दादा वाला जो गुणसूत्र था वो हम में प्रभावी हो गया। भाई गुणसूत्रों में एक कोडिंग होती है, कोडिंग किस पर क्या कितनी प्रभावी होगी ये तो आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि ये मॉडिफिएबल नहीं, मैंने पहले ही बताया, इसको मॉडिफाई तो किया नहीं जा सकता है। तो यानी कि वो जो लंबा होने वाला जो गुण है वो पिताजी में प्रभावित ना हो पाया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि आगे चल के प्रभावित नहीं होगा। ऐसे ही किसी के जो पिताजी थे वो काले थे और माता जी थी गोरी, जो बच्चा पैदा हुआ यानी जो हमारे पिताजी हुए वो गोरे पैदा हो गए। अब वो जो काले वाला गुणसूत्र है तो पिताजी के अंदर, जब आगे कॉन्सेप्शन हुआ, जब आगे की संतानें पैदा हुई, तो वो जो काले वाला जो गुणसूत्र था वो आगे चलकर आगे वाली संतानों में प्रभावी हो गया। अब बच्चा हो गया काला, माँ भी गोरी पिता भी गोरा, बच्चा हो गया काला, आदमी कहता है गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ नहीं हुआ है, गुणसूत्र जो है वो प्रभावी हो गया है इस पीढ़ी पर आकर के। तो देखो वही नियम है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी भिन्नता का नियम। अब भिन्नता का नियम कैसी भिन्नता? माता पिता के जैसे गुण है वैसा बच्चे में गुण नहीं आते हैं। तो दिस मीनिंग ऑफ, तो दिस इज ऑफ दिस लॉ इज दैट चिल्ड्रन आर टोटली अपोजिट ऑफ देयर पेरेंट्स। जो माता पिता है वो बेचारे बड़े साधु टाइप के आदमी, बच्चा आतंकवादी निकल गया, इसमें गलती उनकी थोड़ी ना है। अब कभी आतंकवादी वाले गुणसूत्र रहे हैं जो आ करके यहाँ पर प्रभावी हो गए हैं,
लेकिन इस नियम को क्या कहते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक शांत माता पिता का बच्चा बहुत ही उद्दंड है, बताइए वो आनुवंशिकता के किस नियम के अंतर्गत आएगा? तो जब कभी भी विपरीत हो जाए चीजें, वेरिएशन आ जाए, भिन्नता आ जाए, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन यानी भिन्नता का नियम। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि देखो लिखा हुआ है कि संतान जब अपने माता पिता से बिल्कुल विपरीत, अब काहे काहे में, रंग में, आकार में, कद में, व्यवहार में, माता पिता गोरे बच्चा काला, माता पिता काले बच्चा गोरा, आकार माता पिता पतले सुकड़े से हैं, बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो गया है, कद माता पिता हैं छोटे छोटे लेकिन मतलब एवरेज लंबाई है और बच्चे की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अगर कहा जाए व्यवहार, माता पिता बड़े सौम्य स्वभाव के हैं पर बच्चा महा आतंकवादी आदमी है, तो ये भी क्या होता है, तो ये डिफर होता है, डिफर हो गया ना, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ वेरिएशन यानी भिन्नता का नियम। मगर फिर भी आनुवंशिकता से प्रभावित ही माने जाते हैं, ये दूसरे नहीं है, पड़ोसी का बच्चा नहीं है आपका ही, बस वो अलग बात है कि गुणसूत्र जो हैं वो ये वाले ना होकर के बाद पर प्रभावित हो, इतनी सी बात है। जैसे माता पिता बिल्कुल गोरे हैं लेकिन बच्चा बिल्कुल काला पैदा हो गया है। तो अगर किसी के साथ ये बात है तो आप इस बात को समझिए। देखिए आप भावी भविष्य के टीचर हैं, और जब आप टीचर की पृष्ठभूमि पर, जब आप किसी भी स्कूल में आपको डिप्लॉय किया जाएगा तो इन बातों को आप बड़ा खासा आपको याद रखना है, क्योंकि आप बच्चे से आपका सीधा संबंध है, जैसा आप चाहें। इसीलिए कहते हैं कि टीचर की जो मुट्ठी होती है या जो गोद होती है उसमें प्रलय और सृजन यानी विनाश और सृजन दोनों खेलते हैं। आप चाहिए तो किसी का जीवन बना दीजिए और आप चाहिए तो किसी का जीवन उजाड़ के रख दीजिए, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जब आप टीचर बने तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप इन सारी चीज़ों को समझ कर चलें। शिक्षा केवल नौकरी पाकर, सरकारी नौकरी ही पाना नहीं शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य होता है सुशिक्षित होना, सुशील होना, और जो बच्चे हैं उनके जीवन में आपको मॉडिफाई करना है। आप एक बहुत ही अहम कड़ी हैं, इस बात का हमेशा याद रखें कि कभी भी कोई ऐसी बात ना होने पाए या कोई ऐसी बात है तो आपके पास में उसके आंसर होने चाहिए, और आपके पास आंसर तभी होंगे जब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विद्या विनय देती है और विनय से ही पात्रता आती है, और जब तक विद्या ही नहीं है तो ना तो विनय और ना ही पात्रता, और ये दोनों नहीं है तो टीचर किस बात के। ठीक है, चलिए तीसरा सिद्धांत होता है कि अब देखो, अब एक तो हो गया कि सेम बच्चे माता पिता के जैसे हैं, दूसरी बात हुई कि माता पिता के जैसे नहीं हैं, तीसरी बात होती है कि थोड़ा सा डिफर है, कम है। जैसे कि माता पिता बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं, बहुत ही अच्छे हैं बुद्धि में, उनका जो गिफ्टेड है, पर बच्चा है थोड़ा सा एवरेज हो गया है, तो मतलब बिल्कुल तो डल नहीं है, एवरेज हो गया है, तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन का मतलब होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सोरेनसन ने किया था, यह सबसे पहली बात है, चूंकि पूछा गया है इसलिए कोडेड किया गया है। सोरेनसन क्या कहते हैं? सोरेनसन नोटेड दैट चाइल्ड ऑफ ए पेरेंट विच अ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस मे बी हैव अ लेस शार्पन IQ। ऐसे माता पिता के बच्चे ऐसे माता पिता जिनका बहुत ही शार्प इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट है, यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, पर उनका बच्चा लेस शार्प IQ, थोड़ा सा कम, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा कम हो सकता है। चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड पेरेंट्स में बी लेस गिफ्टेड। प्रतिभावान माता पिता के बच्चे कुछ कम प्रतिभावान हो सकते हैं, तो ये रिग्रेशन है, यानी प्रत्यागमन, यानी कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ है। ये लॉ ऑफ वेरिएशन नहीं है, भिन्नता का नियम नहीं है, ये थोड़ा सा कम हो गया है जिसको लिखा हुआ है। सोरेनसन ने इसके लिए कहा कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे कम तीव्र हो सकते हैं, बड़ी सामान्य सी बात है। प्रतिभावान माता पिता के बच्चे कम प्रतिभावान हो सकते हैं, तो सामान्य सी बात है ना। और इसी को हम प्रत्यागमन का सिद्धांत भी कहलाता है, यही प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। प्रत्यागमन माने होता है प्रतिधन आगमन। प्रत्यागमन यानी कुछ कम हो गया है, आगमन तो हुआ है लेकिन कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। तो अगर बात करें सेम टू सेम, तो लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस माने समानता का नियम, तीनों याद करेंगे। अगर बच्चा सेम टू सेम है, माता पिता गोरे, और तुमसे नियम नहीं पूछा जाएगा, एक बच्चा जिसके माता और पिता दोनों गोरे और बच्चा भी गोरा है, वो क्या कहलाएगा? तो आप कहोगे लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस माने समानता का नियम। एक माता पिता बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं, बहुत ही सौम्य है, पर बच्चा महाआतंकवादी है, भिन्नता का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएशन।
एक माता पिता गोरे हैं परंतु बच्चा सांवला है, तो लॉ ऑफ रिग्रेशन माने प्रत्यागमन का सिद्धांत। एक माता पिता बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड है पर बच्चा उनका औसत है, तो लॉ ऑफ रिग्रेशन माने प्रत्यागमन का सिद्धांत। आई होप बात समझ में जरूर आई होगी। तो आप समझिए कि इनको कैसे लागू करना है और कैसे इनको अपने जीवन पर उतारना है, सिर्फ इतना समझते जाइए बस। तो अब तो एक पहलू की चलो बात समाप्त हुई कि सर जी आपने बताया कि दो पहलू हैं, तो एक तो पहलू हो गया हमारा कौन सा, तो आप कहेंगे एक पहलू हमारा समाप्त हो गया जिसका नाम है आनुवंशिकता। अब हम बात करते हैं अपने पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या है बच्चे, देखो अब यहाँ पर इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है, यहाँ पर इन्वायरमेंट का मतलब फूल पत्ती और पौधा जीव जंतु इससे नहीं है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो है नर्चर। नर्चर माने जिस भी माहौल पर आप पल रहे हैं, आपका समुदाय, आपका समाज, आपके चारों ओर के लोग, आपका वातावरण, ये बातें हैं। देखो लिखा हुआ है क्या है इन्वायरमेंट। पर्यावरण का अर्थ बच्चे के आसपास का वातावरण जिनसे कुछ सीखता है, जिनसे बच्चा कुछ सीखता है, उसके परिवार के सदस्यों से बातचीत करता है, बच्चों का आस पड़ोस, स्कूल, साथी समूह माने पीयर ग्रुप। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंतर्गत आएंगी। उसका पीयर ग्रुप यानी उसके चारों ओर की कुल वस्तुएं आचरण का योग ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण यहाँ पर क्या है, पर्यावरण वो नहीं है कि आप कह दो सर जी पर्यावरण परिधन आवरण दो शब्दों से, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर्यावरण का मतलब है माहौल। जैसे मैं हूँ, मेरे घर का माहौल कैसा है, मेरे, तो अब देखो इन चीज़ों को समझने की कोशिश, तुमसे पर्यावरण हेडिंग थोड़ी ना पूछी जाएगी, पूछा यह जाएगा तो दिमाग लगाओ। पर्यावरण क्या है, आप अपने आस का पर्यावरण देखें, आप कहाँ बैठे हैं, आपके घर के लोग कैसे हैं, आपके घर में बातें कैसी होती हैं, पढ़ाई लिखाई वाली बातें होती हैं, कुछ और बातें होती हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आपके मित्र कैसे हैं, आपके मित्र शराबी हैं, कबाबी हैं, जुआरी हैं या अच्छे हैं, कैसे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, बिजनेस में अच्छे हैं, तो कैसे हैं। उसके बाद में आपका पड़ोस कैसा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला है कि बड़ा पढ़ा लिखा सा है। तो ये सारी की सारी बातें हैं और इन्हीं से तो आप इंटरेक्ट करते हो। डेली की डेली लाइफ में किससे करते हो, घर वालों से बातचीत करोगे, पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा बातचीत करोगे। अपने स्कूल, आपका स्कूल कॉलेज कैसा है, उसका माहौल कैसा है, अनियंत्रित है, वेस्टर्न ज़्यादा है, इंडियन ज़्यादा है, कैसा है, तो वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। आप कितना भी बचें, कहते नहीं कि काजल की कोठरी पे कितनों भी सयान हो जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी। यानी आप जब काजल की कोठरी में जाएंगे, काजल से भरी हुई एक कोठरी, आप कितने भी सयाने, कितने भी चतुर हों, पर एकाध काजल की जो लीक है वो लग ही जाती। ऐसे ही आपका समाज जैसा है, आप उसमें कितना भी सावधानी से कदम रखिए, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर, चाहे थोड़ा ही छूटे परंतु छूटे जरूर जाएगा। यानी अगर आप बुरे माहौल में रह रहे हैं तो आप में बुराई बसेगी ही बसेगी, चाहे थोड़ी ही बसे, कितना भी आप सयाने हो, कितने भी आप चतुर हो। तो इस यहाँ पर पर्यावरण का क्या अर्थ है, बच्चे के आसपास का वो समस्त वातावरण जिससे बच्चे के आचरण का निर्माण होता है, उसको हम उसका पर्यावरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कहा जाए उसके पर्यावरण के तथ्य क्या है, तो परिवार के सदस्य, बच्चों का आस पड़ोस, स्कूल, साथी समूह, ये तो बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूल और साथी समूह यानी चारों ओर का। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब देखो पर्यावरण को यहाँ पर दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे प्रकृति और दूसरा पढ़ेंगे हम समाज। तो प्राकृतिक, देखो यहाँ पर डिफाइन भी किया है कि जो पर्यावरण है वो प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है, सामाजिक पर्यावरण की यहाँ पर बात कर, प्राकृतिक नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक वातावरण से संदर्भ पृथ्वी के चारों ओर उन सभी शक्तियों से है जो व्यक्ति को प्रकाशित करती हैं, प्रकाशित नहीं प्रभावित, जो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, तो बच्चे के चारों ओर का प्राकृतिक पर्यावरण वो है, वे समस्त चीज़ें जो उसके व्यक्तित्व को, जो उसके विकास को प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज थिंग्स एंड फोकसेस ऑन एंड अराउंड अर्थ दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन। पृथ्वी के चारों ओर की वो समस्त चीज़ें हैं जो कि बच्चे को प्रभावित करती हैं, उसका पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण कहलाती हैं। सामाजिक पर्यावरण क्या है, सोशल एनवायरनमेंट क्या है, इसे को कहते हैं पोषण या नर्चर। अब देखो नेचर और नर्चर की डिबेट पढ़ाने के पहले हम आपको नेचर बता देते हैं। नेचर क्या है,
तो उस बच्चे की देखो नेचर, नेचर क्या है, नेचर, नेचर माने होता है बच्चे की चारों ओर के वे समस्त प्रभाव या समस्त वस्तुएं, समस्त शक्तियां जो बच्चे को प्रभावित करती हैं नेचर कहलाती हैं। ठीक। तो अब सोशल क्या है, जिसको नर्चर कहोगे, जिस पर बच्चा पलता बढ़ता है। तो देखो लिखा हुआ है, अब ये हम बात कर रहे हैं नर्चर की, देखो पोषण, नर्चर, क्योंकि नेचर नर्चर डिबेट नीचे पढ़ोगे आप, डिबेट बहुत बड़ी नहीं है, बस 2 लाइन का मामला है। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाता है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कहाँ आती है, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो नर्चर क्या है, सामाजिक या पोषण, पर्यावरण से तात्पर्य उस जिस पर्यावरण में व्यक्ति भाषा, धर्म, प्रथा, परंपरा, संचार के साधन, परिवार, स्कूल आदि से प्रभावित होता है, वो क्या होता है, तो वो आपका सामाजिक पर्यावरण यानी नर्चर होता है, पोषण होता है। पोषण क्या है, तो आप कहोगे जिस पर्यावरण में व्यक्ति भाषा, धर्म, प्रथा, भाई कल्चर यही तो है, परंपराएं भी यही है, शादी कैसे होती है, हमारे यहाँ शादी तो ऐसे होती है, तुम्हारे यहाँ शादी तो ऐसे होती है। परंपरा, संचार के माध्यम, संचार कैसे करता है, पत्रों से करता है, बात करता है, फेस टू फेस मिलता है, कैसे करता है। परिवार कैसा है, स्कूल कैसा है, ये नर्चर होते हैं, यही तो पोषण है। पोषण का मतलब है आपको खाना ना नहीं खिलाना है, यहाँ पर नर्चर का मतलब है कि चारों ओर के का सामाजिक वातावरण। ठीक है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि ये कैसा, ये डायनेमिक है। अच्छा बताओ, मैंने हेरिडिटी कैसा था, स्टैटिक था, स्थिर था, नॉन मॉडिफिएबल, नॉन चेंजेबल। यहाँ पर कैसा है, डायनेमिक है, बदलता रहता है, क्योंकि आप इस पर आपका कंट्रोल है। आपको यहाँ पर नहीं रहना है, आप यहाँ से उठिए और चले जाइए, आप कश्मीर चले जाइए। आपको अच्छे माहौल में रहना है तो आप हॉस्टल भी ले सकते हैं, आपको पढ़ाई का माहौल पकड़ना है तो आप वहाँ पर कह सकते हो कि हम डॉर्मेट्री में भी रह सकते हैं। परंतु क्या आप अपना आनुवंशिकता यानी कि आप अपना जीन बदल सकते हैं, तो जी नहीं। अब आखिर में हम पढ़ लेते हैं प्रकृति बनाम पोषण विवाद क्या है। एक प्रकृति और पोषण विवाद हुआ, नेचर नर्चर डिबेट हुई, जिस पर देखो मेन ये डिबेट ये थी कि नेचर नर्चर डिबेट में ये था कि कुछ ने कहा कि देखो ऐसा है भैया कि जो डेवलपमेंट है वो कुछ और नहीं है बल्कि D इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। माने डेवलपमेंट यानी विकास इज इक्वल टू, विकास बराबर हेरिडिटी माने आनुवंशिकता और प्लस आप कहोगे वातावरण। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ लोगों का ये बात थोड़ी ना है, होता ये है कि D इज इक्वल टू H इंटू ई। सर जी सही किसको मानेंगे, तो सही ये वाला है। इसी बात की तो बहस है। कुछ कहते थे कि नहीं भाई देखो ऐसा है कि जो हमारा विकास होता है उसमें 50% जो होता है वो हमारा आनुवंशिकता होता है और 50% होता है एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। आप 80-20 इसीलिए फिर इसको मल्टीप्लाई बार बनाया गया क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जोड़ है, एक गुणन है, ना कि योग है। पूछे सर बताना है कि विकास क्या है, तो आप कहोगे आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का गुणन को हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे इसको ही हम कहते हैं विकास। ठीक है। लिखा है यह, अब देखो ये डिबेट क्या है, यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान की अवधारणा है। डिबेट मतलब कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मारकूट नहीं हुई, एक ये अवधारणा है। प्रकृति या स्वभाव का अर्थ व्यक्ति के जन्मजात गुणों से है, जबकि इस अवधारणा में पोषण यानी पर्यावरण का अर्थ व्यक्ति के अनुभवों अर्थात उसकी परवरिश, लालन पालन, पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण से के प्रभावों से है। समझे। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर पूछा जाए प्रकृति क्या है तो कहोगे प्रकृति है व्यक्ति के, प्रकृति माने नेचर। नेचर क्या है, वो नेचुरल नहीं, वो नेचर है। ये नेचर माने जैसे कहते हैं तुम्हारा नेचर बहुत गंदा है यार, तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है। तो प्रकृति बनाम पोषण का मतलब होता है कि प्रकृति माने व्यक्ति का स्वभाव अर्थात जो जन्मजात गुण होते हैं, आनुवंशिकता। भाई आनुवंशिकता और बनाम इन्वायरमेंट के बीच में ही तो ये हुआ है। प्रकृति बनाम पोषण, पोषण माने इन्वायरमेंट और प्रकृति माने हेरिडिटी, इसके बीच का ये विवाद है। विवाद का मतलब तो बहस हुई यानी कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि प्रकृति का अर्थ स्वभाव अथवा व्यक्ति के जन्मजात गुणों से है, जबकि इसकी अवधारणा में पोषण का अर्थ है पर्यावरण यानी व्यक्तिगत अनुभव। पर्यावरण क्या होता है, व्यक्तिगत अनुभव, उसकी परवरिश, पालन पोषण के दौरान मिले और प्रभावों से है। ठीक है।
और लास्ट में है जैसे कि क्या है, प्रकृति स्वभाव हमारा जीन है। भाई प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, अनुवंशिकता क्या है, प्रकृति स्वभाव यानी वंशानुक्रम। हमारा स्वभाव किसकी तरह होता है, हमारे पिताजी की तरह होता है या हमारे पूर्वजों की तरह होता है, इसे ही हम कहते हैं आनुवंशिकता। तो देखो लिखा, उसने लिखा है प्रकृति स्वभाव हमारा जीन है, हमारे जीन द्वारा प्रदर्शित विशेषताएं हमेशा एक सी रहती हैं, हम चाहे जहाँ पैदा हो जाएं। अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, किसी के पिताजी या किसी की माताजी के जो जीन है, अब चाहे आप इंडिया में बच्चे को पैदा करो और चाहे ले जाकर आप उसको रवांडा में पैदा करो, चाहे ले जाकर के आप उसको रूस में पैदा करो, गुणों में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि जीन तो गए, समझ गए। तो आप चाहे जहाँ पैदा हो, विशेषता हमेशा पूर्व निर्धारित होती हैं, पूर्व निर्धारित। जब बच्चे का कॉन्सेप्शन होता है, गर्भधारण होता है माँ के पेट में, तभी से निर्धारित हो जाता है। हम पैदा अपने जीन के साथ होते हैं, यानी हमारी लंबाई कितनी होगी यह निर्धारित है। परंतु यदि बाल्यावस्था कुपोषित हो गई, जैसे कि मान लीजिए किसी के माता पिता अगर लंबे हैं तो ये कहा जाता है कि बच्चा लंबा होगा, लेकिन अब मान लीजिए वो मलिन बस्ती में पैदा हो गया, ऐसे माहौल पर पैदा हो गया जहाँ उसको ना तो पेट भर भोजन मिल रहा है और न ही उसको उचित प्रकाश मिल रहा है, उसको पोषण तक नहीं मिल रहा है, वो कुपोषित हो गया है। और जो बच्चा कुपोषित हो जाएगा उसकी लंबाई बताओ भैया कैसे बढ़ेगी, जब उसको पोषण ही नहीं मिल रहा है पूरा पूरा, तो नहीं बढ़ती। अर्थात पर्यावरण पोषण भी जरूरी है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। लास्ट में हम एक बुक के बारे में बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर ये देखो बुक हो रही है, तो चलिए आज हम इस बुक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस में ही आपको बताया था, शुरुआत में ही बताया था कि बीएड कि जो एंट्रेंस एग्जाम है वो शुरू हो गए हैं। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में हर बार आपसे कहता हूं कि जब भी कभी आपके एग्जाम आएंगे तो आपको प्रैक्टिस की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन की जो बुक है, कलावर्गी की ये बुक है, और बीएड के लिए जो हमारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 है, वो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक बहुत ही अच्छी इनकी बुकें हैं। अगर हम इनकी बुकों की बात करते हैं, हालांकि ये अभी इनकी कलावर्गी की बुक है और बहुत ही सुपरहिट बुक है। इन्होंने कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। इवन देन अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में चक्षु प्रकाशन का जो योगदान है, अभी ये कुछ ही वर्षों से ये शुरू किया है, लेकिन बहुत ही सराहनीय योगदान है। इनकी बुकों की एक बड़ी खास बात है कि इनकी बुकों के साथ साथ में प्रश्न हैं और प्रश्न की एक श्रृंखला है, बहुत बड़ी चैप्टर वाइज है, प्रश्नों की श्रृंखला है और इनके प्रश्नों का विस्तार भी है। यानी कि आप अगर एक प्रश्न करते हैं तो उसके बाद में आपको नीचे उसका सलूशन भी, यानी आंसर के बाद में उसके एक एक प्रश्न का सलूशन भी पढ़ने के लिए मिलता है, जिससे आपकी तैयारी में और चार चांद लगते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपका कोई भाई बहन, आपका कोई भी इष्ट मित्र अगर आप चाहते हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि सर जी आप मुझे बता दो कि हम कौन सी बुक ले लें जिससे कि हमारा जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है हमारी प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाए, तो चक्षु प्रकाशन की बुक ये जो है पूरी की पूरी एक गाइड है। इसमें प्रश्नों के साथ उनके हल भी दिए गए हैं। बहुत ही उल्लेखनीय योगदान हमारे चक्षु प्रकाशन ने शिक्षा के क्षेत्र पर किया है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत ही अच्छी उल्लेखनीय किताबें हैं। तो 2023 के लिए आप इनका जो प्रैक्टिस सेट है वो खरीद सकते हैं, बहुत ही आपकी मदद करेगा। और याद रखिएगा बहुत ही बेहतर। और इनमें क्या है, इसमें और आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा, देख पा रहे होंगे 2900 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 6 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे और 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो आपको 100% सफलता की गारंटी भी है और आप सफल होंगे, ये बिल्कुल लगभग तय है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसमें देखिए कोई भी व्यक्ति अगर सफल हो रहा है तो उसकी सफलता का जो श्रेय होता है वो प्रैक्टिस को ही जाता है। और प्रैक्टिस के लिए आपको एक अच्छी रेफरेंस बुक आपके पास में होनी चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस करें तो किससे करें, किसका मामला हम सही माने, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो गलत भी रेफरेंस दे देती हैं, गलत भी आंसर दे देती हैं, लेकिन चक्षु प्रकाशन में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद भी इस पुस्तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद में इसमें फैसले पर पहुंचा कि इनकी बहुत ही बेहतरीन किताब है। तो आप खरीद सकते हैं और ख़रीदिए और फिर अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर साझा करिए। ठीक है, और याद रखिएगा इनके हॉलमार्क भी जरूर देख लीजिएगा। तो ये चक्षु प्रकाशन की बुक है, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में आज का बहुत बहुत आपका आभार है क्लास को ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। बस आप अपने छोर से कुछ कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें,
शुरुआत में ही वीडियो को ज्वाइन करें और तब तक वीडियो देखें जब तक कि वीडियो पूरा ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड, और उसके बाद में जो समझाने में जो वक्त दिया जाता है ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही दिया जाता है ताकि आपकी समझ कहीं ना कहीं बराबर बढ़ती रहे। इसलिए आपको बहुत बहुत आभार है, आप क्लास में आते हैं, क्लास को ज्वाइन करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए नित्य प्रति क्लास में ज्वाइन कीजिए, और आप अगर अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं तो आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।